जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे इंटर का। तो चलिए हम लोग आज इंटरमीडिएट का ही 2023 का जो प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करते हैं, जिसको बिहार बोर्ड ने पूछा था पिछले वर्ष। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं सभी प्रश्नों को। इनमें से 70 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो देखिए, पराव्ययतांक का एसआई मात्रक पूछ दिया। पराव्ययतांक आपको पता ही है, पराव्ययतांक किसको बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का मान आपका होता है 8.854 होता है, गुणे 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो समझ लीजिए, हम लोग को ना ये मान से मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ पर ना केवल और केवल मात्रक दिखाना है। तो इसका मात्रक अगर केवल देखें अगर हम, तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन बटा के नीचे ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स, मीटर भी स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर -2 होना चाहिए, मीटर के पावर -2 होना चाहिए। अब देख रहे हैं, सोचिए कि ऐसा ऑप्शन इनमें से कौन है, कौन ऐसा ऑप्शन है? कूलम्ब स्क्वायर शुरू में देखिए यही तो है, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे डी नंबर सही हो रहा है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको हम बता देंगे। तो देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र, सोच लीजिए एक संधारित्र रहेगा और वो चार्ज कर दिया गया। चार्ज करते कैसे हैं? अगर इस पर प्लस क्यू देते हैं तो इस पर माइनस क्यू होता है। लेकिन आप देखेंगे ना तो कुल आवेश पूछा है, कुल आवेश पूछा है तो कुल मिला करके नहीं, जीरो आवेश होगा। माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति का कुल मिला के जीरो होगा, तो ये इसका आंसर होगा 0। तो ये इस तरह से हो गया। आप अच्छे से देखते चलिए कि क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, पूछ दिया इलेक्ट्रॉन की गति। तो दिया है समरूप, त्वरित, अवमंदित, अपसरित दिया है ना। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन को वेग को अपवाह वेग कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए कहाँ इसमें दिया है, आप ऐसे हिंदी पढ़ के थोड़ा सा कन्फ्यूजन पड़ सकते। देखिए यहाँ पे ड्रिफ्ट यहाँ पे दिया है, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग। तो आपका ये ऑप्शन से हो रहा है, यानी कि हिंदी में कहें तो अपसरित आपका से हो रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना। अनुगमन वेग वास्तव में होता है या संवहन वेग होता है, परंतु यहाँ पर इस नाम से इसको पुकारा हुआ है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान पूछ दिया। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान सोचिए, इकाई धनावेश, हाँ एक कूलम्ब आवेश मान के लिए इकाई माने एक प्लस एक धनावेश है ना, एक कूलम्ब मान लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान सोचिए, वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पूछा है। तो फाई का सूत्र होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, कुल फ्लक्स का सूत्र। तो कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ एक आवेश है तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, यही इसमें ऑप्शन होगा। 1 बटा एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो इसका पावर कुछ ना तो 1 है, तो वही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का पावर, ये क्वेश्चन भीतर भी दे सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही हो रहा है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन दिया है, देखिए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। बताइए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो सोचिए, लगने वाले बल इकाई आवेश पर उसको क्या बोलते हैं? तो बल पर बल इकाई आवेश, यानी कि अगर ऐसे हम कर दें तो ये तो विद्युत क्षेत्र होता है। अगर आप यहाँ पर 1 मानिएगा, क्यू के जगह पर 1 मानिएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। यानी कि बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र इसमें कौन सा है? यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही हो रहा है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 6 नंबर, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। आवेश का परिमाणीकरण यानी कि आवेश को, हाँ आवेश का जो क्वांटमीकरण है ना, वो क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया हुआ है, एक आवेश जो इलेक्ट्रॉन पावेश का एक अंश है। तो नहीं, इलेक्ट्रॉन पावेश का अंश नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है ना, है
एक आवेश को नष्ट नहीं किया सकता, बिल्कुल ये बात नहीं है। परिमाणीकरण में क्या कहा गया है, क्वांटमीकरण में नष्ट नहीं किया, ये बात नहीं होती है, ये तो आवेश संरक्षण में बात होती है। कणों पर आवेश होता है, ये कोई बात नहीं है। परिमाणीकरण कहता है कि किसी कण पर न्यूनतम आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। इस बेसिस पर इसमें ये सही हो सकता है, डी नंबर, है ना। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता ना तब इस ऑप्शन पे विचार किया जा सकता था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति, बिल्कुल अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं घनी होती है ना तो वहां पर क्षेत्र मजबूत मानते हैं। हाँ, तो क्षेत्र की शक्ति का पता चलता है। दिशा, हाँ दिशा का भी, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है ना तो हम लोग समझते हैं कि कोई धनावेश इसमें रखेंगे ना तो वो इधर जाएगा, दिशा की पता चलता है। आवेश की प्रकृति, हाँ ये भी पता चलता है। अगर ऐसे है ना तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर क्या है, धनावेश है, उधर ऋणावेश है, ऐसा कुछ। इनमें सभी, हाँ डी नंबर यहाँ पे सही माना जाएगा, डी नंबर, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होते दिख रहा है। तो चलिए 7 के बाद चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को सोचिए। बल को नियंत्रित करने को क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? एम्पियर का नियम? बिल्कुल नहीं, एम्पियर का नियम तो अलग होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ओम का नियम प्रतिरोध के बारे में, कूलम्ब का, हाँ यही बल के बारे में है, बल के बारे में ना यही है, कूलम्ब का नियम है। फैराडे का नियम भी नहीं है, इनका भी नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग देखते हैं। तो ये बात हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र जरा सोचिए तो होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r होता है। तो आप देखिए v और r न आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। r के व्युत्क्रमानुपाती v है, तो देख लीजिए r के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, विद्युत विभव जो होता है ना r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू r का। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, किसी चालक के संवहन वेग vd और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। जरा सोचिए ये क्या कह रहा है, आपको हम पढ़ा चुके हैं vd और E के बीच संबंध। तो सूत्र होता है vd बराबर होता है आपका, vd होता है स्मॉल e कैपिटल E बटे में m इंटू टाउ, ये सूत्र होता है। तो आप इस सूत्र में देख सकते हैं कि vd और E समानुपाती है। vd और E क्या है, समानुपाती संबंधित होता है। vd समानुपाती स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी E स्क्वायर, ये ऐसा भी नहीं है। देखिए स्पष्ट यहाँ से है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ से सही हो रहा है, ए नंबर ऑप्शन है ना, ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो इस तरह से ये हुआ। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 64 समरूप बूंद। देखिए क्वेश्चन बहुत मेन है, ये क्वेश्चन ना कई बार पूछ चुका है। थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ना बैकग्राउंड उजला होने के चलते ना थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन स्पष्ट आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में है। देखिए 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता पूछा गया आपसे, बड़े बूंद की क्या पूछा गया आपसे, धारिता पूछा गया है। तो जरा सोच के देखिए क्या सूत्र होता है। एक ट्रिक आपको बताए थे, सी डैश बराबर n का पावर 1/3 इंटू सी नॉट। देखिए n का पावर 1/3, तो n कितना है, यहाँ पर संख्या 64 है, 64 का पावर 1/3 और इंटू सी नॉट, यानी कि आरंभिक धारिता कितना है, 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड। अब बना डालिए, 64 घनमूल करिएगा तो ये 4 होगा, है ना। जैसे 4 को 3 लेंगे, 4 को लेंगे 3 बार तो ये 64 आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64 गुणे 5 माइक्रोफैराड। देखिए इसका घनमूल लिए हैं। अब ये 5 चौका 20 माइक्रोफैराड ये हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहा है। आपको हम 2 तरीके से बताए हैं ये वाला, है ना। एक वीडियो तरीके से आपको बताए थे हम उस समय, एक धारिता का स्पेशल एक वीडियो हम बनाए थे, उसमें इसको 2 तरीके से बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हम लोग का अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 नंबर, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। सोचिए मुख्यतः लगा दिया, माने विभवमापी से सबसे मेन रूप से क्या मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं, सही बात है, यही मापते हैं। ऐसे आंतरिक प्रतिरोध का गणना भी किया जाता है, लेकिन
आप देख रहे हैं ना, ये मुख्यतः कर दिया, तो हम विभवांतर को इसमें टिक करेंगे, विभवमापी है ना, पोटेंशियोमीटर जो होता है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, दो आवेश है उनकी बीच की दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ दिया। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन ये भी है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जी क्या सूत्र होता है, यू बराबर होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R, ये ऊर्जा का सूत्र है। और देखिए U और R आपस में क्या है, U और R आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। तो सोचिए अगर दूरी बढ़ाएंगे, R बढ़ाएंगे तो U कम हो जाएगा, U कम हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगा। हाँ, विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि घटती है। ये होगा ऑप्शन यहाँ पर हम लोग का। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 के बाद, देखिए 14 नंबर। दो प्रतिरोध R एवं 2R को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा ना, श्रेणी क्रम में क्या अर्थ है, जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। देखिए भी क्वेश्चन कैसे है, एक यहाँ रेसिस्टेंस हो गया, एक और रेसिस्टेंस हो गया, एक का मान R है, दूसरे का मान इसमें 2R है, श्रेणी में जोड़ दिए तो इसमें I धारा जाएगा, तो यहाँ तक भी I धारा, सब में I धारा बहता है, इसमें है ना, I धारा बहता है, क्योंकि अंतिम वाला यहाँ से जितना करंट पास करेगा उतने यहाँ से इन करेगा, तो इसीलिए सब में बराबर धारा होता है। अब क्या कर रहा है कि उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का अनुपात, बताइए दोनों में हीट जो उत्पन्न होगा क्या उसका रेशियो होगा। तो सोचिए कौन सूत्र लें, उष्मा निकालना है, H निकालना है, I और R दिए गए हैं, तो सोचिए कौन सूत्र, एक सूत्र होता है H बराबर I² RT, यही सूत्र से बनेगा। तो देखिए पहला के लिए H बराबर क्या होगा, I² R और टाइम दोनों के लिए सेम होगा। मान लीजिए फर्स्ट के लिए हो गया, सेकेंड के लिए बताइए H2, उसके लिए लगाइए I² कर देते हैं, I²। अब प्रतिरोध इसका कितना है, 2R है, 2R इंटू कितना T, समय इसका भी उतना ही है। ध्यान दीजिएगा वो पहले के लिए हो गया, इसमें I और R था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, इससे परिवर्तन क्यों दिखाई दिया, इसमें थोड़ा अलग था, 2R था। अब कह रहा है कि अनुपात बताना है ना, अनुपात दोनों का भागा कर दीजिए, H1/H2 ये बट्टा में हो गया तो ये I² से I² कट जाएगा, R से R कट जाएगा, T से T कट जाएगा, केवल 2 तो बच गया। हम कह सकते हैं कि H1 बटा में H2 बराबर 1 बटा में 2 बोल सकते हैं, 1 बटा में 2 कह सकते हैं। तो 1 बटा में 2 नहीं 1:2 हो जाएगा, 1:2। ये हम लोग का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं और उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। देखिए 6 माइक्रोफैराड के ना 3 संधारित्र हैं और उनके द्वारा न्यूनतम, सोचिए संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र की जब धारिता निकालते हैं समतुल्य तो कैसे जोड़ेंगे तो न्यूनतम आएगा। आपको बता चुके हैं हम, जब संधारित्र को ना आप जोड़ेंगे श्रेणी में तब ये न्यूनतम आंसर रहता है। श्रेणी मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन, CS है ना। तो सीरीज का सूत्र क्या होता है CS के लिए, ये C/N होता है, या इसको कह सकते हैं 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे बताया। तो ये न्यूनतम के लिए आ रहा है आपका, तो कितना हो रहा है, C कितना आपका है 6 है, एक ऐसा संख्या का है 3 गो है, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, ये है न्यूनतम 2 माइक्रोफैराड है ना। ये न्यूनतम वाला हम निकाले हैं, न्यूनतम है ना। श्रेणी का चित्र जानते होंगे ना, श्रेणी का चित्र कैसे होता है, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। श्रेणी का चित्र होता है संधारित्रों का इस तरीके से, इस तरीके से है ना। ये अब कह रहा है कि अधिकतम, तो अधिकतम बताइए, संधारित्रों को ना समानांतर में जोड़ने से ना अधिकतम धारिता मिलती है, समानांतर में जोड़ने से। तो समांतर का सूत्र क्या होता है, 1/CP होता है, CP बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो हम समांतर के लिए बनाए CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, चाहे NC भी लोग कहते हैं। संख्या होता है 3 गो है, यहाँ पर 3 गो था, 3 गो है, एगो का मान कितना है 6 है, कितना है 6 है ना। 3 गो अभी श्रेणी में दिख रहा है आपको, वही तीनों को अब समानांतर में जोड़े हैं तब के लिए ये वाला होगा। तो ये कितना है 36 18, ये 18 आ गया, ये अधिकतम बना दिया माइक्रोफैराड, ये अधिकतम बना दिया, अधिकतम धारिता बना दिया। ये देखिए अधिकतम, प्रतिरोधों का उल्टा व्यवहार इसमें होता है। तो जरा बता दीजिए हमको, न्यूनतम आया 2, अधिकतम आया 18। देखिए 2 18 कहाँ है, यही तो है केवल। C नंबर हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है
देखिए ये 15 हो गया ना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, देखेंगे 15 है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। हाँ तो देखिए वर्ग माध्य मूल IRMS बोलते हैं। तो IRMS का सूत्र आप जानते हैं, IRMS का सूत्र क्या होता है? IRMS का सूत्र होता है क्या होता है? आई पीक चाहे अधिकतम शिखर धारा बटे √2 होता है। तो IRMS पूछा है तो हम शिखर धारा बटे √2 तो शिखर धारा खोजते हैं। तो आप जानते हैं ना ये समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तुलना करिएगा तो यही शिखर धारा 60 यहाँ पर है 60। I0 के जवाब पर देंगे 60 बटा में √2 होगा, यही इसका आंसर होगा। कटा सकते हैं, हर परिवर्तन कर सकते हैं ऑप्शन देखते हुए। देखिए हर परिवर्तन में करिएगा ना तो ये 30√2 आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ये हम सेट ए सोल्व कर रहे हैं, हो सकता है किसी और सेट में ये सही दिया हुआ हो। ऐसे इसका मुख्य आंसर 60√2 होगा। और 60√2 नहीं तो अगर हर परिमेकरण करते हैं अगर आप, तो हर परिमेकरण से कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 60√2 बटे में 2 होगा। तो वैसे भी होना चाहिए था 30√2, ये भी नहीं है। हो सकता है इस सेट इसमें मिस प्रिंटिंग चाहे जो भी हो, और हो सकता है अगला सेट जो हम तो सेट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मुख्य आंसर आपका लेकिन यही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 के बाद। देखिए 16 के बाद देखते हैं 17 में। देखिए अभी 60√2 दिया, 60 बटा में √2 देना चाहिए तो लोग को, ऐसा है इसमें, है ना। देखिए LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, जरा इसको देखते हैं हम लोग। LR परिपथ की ना प्रतिबाधा पूछ दिया है। प्रतिबाधा एक तरह का रेसिस्टेंस प्रतिरोधी होता है, और LR परिपथ का एक लिस्ट बनवा के हम आपको बताए थे, R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। देखिए ये क्वेश्चन होगा, लिस्ट को एकदम कंप्लीट कर लीजिए जो बनवा के आपको भेजे हैं। लिस्ट से बहुत क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको देखिए 18, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय घूर्ण हो जाएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया है, ये क्या पूछ दिया? चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। जरा देखते हैं कैसे बन सकता है चुंबकीय आघूर्ण, है ना। यानी M बराबर होता था I इंटू ए, तो I यहाँ पर त्रिज्या तक पहुंच गया ना, त्रिज्या दुगनी करा है। तो चलिए इसको ना πr² कर देते हैं, क्योंकि अक्सर लूप ना वृत्ताकार रूप में हम लोग लेके हल करते हैं। तो मान लीजिए M बराबर हो गया M बराबर I πr² हो गया, ये हो गया एक M का मान। अब कह रहा है ना कि इसका त्रिज्या दुगना करा जाए, धारा आधा करा जाए। देखिए मान लेते हैं कि अब नया घूर्ण M' हो जाएगा। I लेंगे तो I कितना लेंगे, धारा आधी कर दी जाए, I बटा में 2 कर देते हैं। और क्या कहा है, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। पाई तो लिखेंगे लेकिन त्रिज्या के जगह पर ना 2r का स्क्वायर कर देते हैं, त्रिज्या दुगना। तो आपका M' कितना आ सकता है, I बटा में 2 पाई, और देखिए वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 4r²। तो ये कटेगा 2 से, 2 बार में कटेगा। तो M' आपका कितना आ रहा है 2I पाई r²। तो ये आ गया। अब देखिए I पाई r² को तो M बोलते हैं, तो पहले वाला M है। देखिए आप चाहे तो दोनों समीकरण मान करके समीकरण 2 भागा भी दे सकते हैं, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, इसी का मान M है ना, तो इतना के जगह पर M रख दीजिए, इतना के जगह पर M रख दीजिए, तब बन जाएगा। तो M' बराबर हो जाएगा 2 इंटू इसके जगह पर M आ गया। तो ये पता चला कि नया आघूर्ण पहले के आघूर्ण का दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर B नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, B नंबर ऑप्शन दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 18 के बाद 19, एक चोक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक चोक कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना दिया भाई, 5 हेनरी। यानी L का मान दे दिया कितना, 5, है ना। ये L का मान दिया है 5 हेनरी दे दिया। इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बह रही है, 2 एम्पियर, है ना, प्रति सेकंड। समझते हैं, ये ना धारा बटे समय है, DI बटे में DT इसको बोलते हैं, है ना, दिया है। तो चोक कुंडली का विद्युतवाहक बल पूछ दिया, तो इसका विद्युतवाहक बल का सूत्र होता है -L DI बटे में DT। तो देखिए -L का मान दे दिया 5,
और di/dt का मान आपका दिया है 2, तब 5 दूनी के -10 होना चाहिए। ये और ये विद्युतवाहक बल है तो यहाँ पर वोल्ट लिख देंगे ना, वोल्ट, -10 वोल्ट इसका आंसर होगा। सी नंबर पर हम लोग टिक करेंगे इसमें, तो ये हो गया इसका जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण कितना है? देखिए तो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। ये कितना होता है आप एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, ये मान डायरेक्ट दिया है कि एग्जाम्पल में भी इसको सोल्व किया है ना। 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए 20 के बाद आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन एक था ना, 21 नंबर क्वेश्चन था। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होता है। तो कलांतर पूछ दिया ना, कितना कलांतर कहा जाए। देखिए तो विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर बोल दिया है, तो बताइए कलांतर कितना होता है। आप गौर करेंगे ना तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ना विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे चलता है, चुंबक क्षेत्र ऐसे चलता है, साथ में ये ऐसे चलता है। एक बात तो स्पष्ट है कि जब ये हाई पहुंचता है तो उसी समय ये भी हाई पहुंचता है, जब ये डाउन पाता है तो उस समय ये भी डाउन पाता है, साथ में चलता है। कलांतर वही शून्य होगा। दो तरंग अगर साथ में अप प्राप्त करे, साथ में डाउन प्राप्त करे तो साथ में चल रहा है, और जब साथ में चले तो उसका हम लोग कलांतर 0 मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान से देखिए बाबू। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं तो आप लोग अच्छे से वीडियो क्वालिटी करके देखिएगा इसको, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा सफ़ेद के चलते ना अच्छा नहीं आ पा रहा है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का कौन सा शून्य हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। सोचिए, दर्पण का फोकस का सूत्र क्या होता है, ये बराबर R/2। तो समझिए पानी में डुबो देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फोकस कब बदलेगा दर्पण का, ये फोकस दर्पण का उसी समय बदलेगा जब नववक्रता त्रिज्या में बदलाव होगा। तब पानी में डालेंगे तो ऐसे है तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, पानी में डालेंगे तो उसका शेप वही रहेगा, तो ये भाई समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माध्यम से। हाँ आप ध्यान दीजिए, लेंस अगर रहता ना माध्यम में डालते तो ये बदल जाता, उस स्थिति में ये गड़बड़ाता थोड़ा सा। तो ये आपका हो गया आंसर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हब है 22 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। देखिए क्या था 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। देखिए परावर्तन गुणांक का मान पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में, जरा सोचिए परावर्तन गुणांक तो कई तरह का होता है, लेकिन पर कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो यानी प्रकाश जब सघन से विरल में जाने की चेष्टा करे, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाए तो यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। और पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, जितना लाइट आता है टोटल लाइट जाता है, टोटल 100%। अगर हम दोनों लाइटों की तीव्रताओं का अनुपात निकालें तो दोनों का अनुपात, इधर से अगर 100 प्रकाश किरण आ रहा है तो इधर 100 जा रहा है, यानी जितना आ रहा है उतना जा रहा है टोटल का टोटल, तो दोनों का भागा 1 आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर परावर्तन गुणांक 1 पूरा 100%, 100/100 1 हो जाएगा ना, इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। हाँ ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है बाबू। एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, तो खगोलीय दूरदर्शी में सिर्फ 2 लेंस होते हैं, और वो न मतलब कि बहुत दूर के वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए कि किसी ग्रह को देख रहे हैं तो वो सब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा और काल्पनिक। लेकिन पार्थिव दूरदर्शी जो होता है ना, यानी पार्थिव मतलब पृथ्वी के वस्तुओं को ही देखते हैं, पृथ्वी पर ही कोई दूर की वस्तु देखते हैं। तो इसमें कोई अगर हम दूर की वस्तु मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखें तो वो उल्टा दिखाई देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पार्थिव दूरदर्शी में ना हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्योंकि पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग पृथ्वी पर दूर के वस्तुओं को देखने में उपयोग करते हैं। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इसका द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वो बताइए। काल्पनिक होगा और वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा, काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा सीधा, वास्तविक नहीं, काल्पनिक ही होता है। हाँ ये होगा। पार्थिव दूरदर्शी में ना 3 लेंस लगे रहते हैं, 3 लेंस लगे होते हैं, तब जाकर के अंतिम वाला लेंस उसको सही करता है। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए तो 25 नंबर क्वेश्चन, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है।
देखिए एलसीआर परिपथ में उन्नाद आ गया, जरा सोचिए उन्नाद जब आ गया तो क्या हम बताए थे आप लोग को। उन्नाद आने का मतलब ना कि ये एक्स एल एक्स सी और एक्स एल बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो धारा किसका कहना मानी, तो हो गया वोल्टेज का ग्राफ। धारा किसका कहना, नाइन का नाइन का, ये दोनों बराबर बराबर हो गए, इनके प्रभाव कट गए तो धारा वोल्टेज के साथ चलेगा। अब धारा और वोल्टेज साथ साथ चलेंगे। अब तो इन दोनों के बीच कालांतर, वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर, अब तो कालांतर जीरो है। और नाद के समय ही बराबर हो गए तो कालांतर जीरो हो जाता है ना, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, 25 के बाद 26 देखते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में होता है। देखिए द्वितीय कुंडली में धारा का मान पूछा है, प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है बताइए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसमें जितना टर्न होते हैं इससे अधिक टर्न इसमें दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टर्न, और ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एसी करंट में ना अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ ना तो करंट कम हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा हुआ ना तो करंट कम हो जाता है। हम निकलवाए थे आपको दक्षता के समय, और वहाँ दर्शाए थे कि V और I आपस में व्युत्क्रम होते हैं। यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, और वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो करंट कम होगा। ये आपस में उल्टे हैं, वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I व्युत्क्रमानुपाती 1/V, वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो करंट कम। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज बढ़ाता है, अब वोल्टेज बढ़ाएगा धारा घटेगा, क्योंकि इनपुट शक्ति आउटपुट शक्ति के लगभग बराबर ही रहेगा, इस वजह से है ना, शक्ति इसका अचर होता है। तो कुल मिला के पूछा है कि धारा क्या होगा, तो उच्च वोल्टेज में धारा कम होता है, कम टिक मारेंगे, उच्च वोल्टेज में धारा कम होता है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना, 27 नंबर क्वेश्चन लीजिए। एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें क्या है, गतिमान इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल ऐसा तो बात है नहीं। एक्स किरण है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, गतिमान धारा है, नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा, ऋणात्मक बिल्कुल नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ एक्स किरण ना विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना। एक्स किरण है, उसके आगे जाएंगे तो गामा किरण है, पूरा आपको लिस्ट हम दिखाए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ दिया आपसे। सोचिए संपूर्ण परावर्तन के लिए ना क्रांति कोण 30 डिग्री दिया है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा है। देखिए माध्यम में प्रकाश का वेग कैसे निकाल सकते हैं, आप सभी को हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन बैंक सोल्व करा था उसमें कि एक सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे तो आसान पड़ेगा ये। देखिए एक सूत्र उपयोग कीजिए, साइन सी बराबर, ये वेग की बात कर रहा है ना, तो वेग उल्टा होता है, भी होता है माध्यम का, भी माध्यम का, चाहे भी सघन का कह दीजिए, अब बटा में भी विरल का, यहाँ पर निर्वात कह देते हैं, यहाँ विरल के रूप में कौन है, निर्वात है ना। क्या कहा था, संपूर्ण अंतरिक्ष क्रांति कोण 30 डिग्री, पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन के लिए यहाँ पर क्रांति कोण दिया था कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया था। इधर निर्वात है और इधर कोई माध्यम है। तो देखिए आप लोगों ने ये सूत्र ध्यान रखना है, कोई चित्र नहीं बनाना पड़ेगा आपको। साइन सी साइन 30 करेंगे, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। सी का मान यहाँ पर 30 रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2। भी माध्यम का बताना है, भी माध्यम का पूछा है, माध्यम में प्रकाश का वेग, भी माध्यम पूछा है। भी निर्वात का मान आप जानते ही हैं, 3 × 10 के पावर 8, इसको हल कर लीजिए। 2v बराबर 3 × 10 के पावर 8, तो 2v बराबर, तो v बराबर ये बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि आपका जवाब कितना आना चाहिए, भी आपका आना चाहिए 3 × 10 के पावर 8 बटा में 2, तो ये 3 में 2 तो आ जाएगा 10⁵ × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो देखिए आप 5 दिया है, ये तो दिया यहाँ पर, बताइए इतना दिया है, ये इतना दिया है। एक बात आप जानते होंगे ना कि प्रकाश के वेग से अधिक वेग न अभी तक नहीं पता चला है, प्रकाश ही सबसे तेज चल सकता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10 के पावर 8 होता है,
और निर्वात से तेज प्रकाश किसी माध्यम में नहीं चल सकता, निर्वात में ही प्रकाश सबसे तेज चलता है, तो इनसे ज़्यादा कैसे हो सकता है? ये सब तो ऐसे ही गलत है। और ये भी गलत है क्योंकि 8 नहीं दिया है, तो हम क्या करें? लिखिए, आपका जो भी हो यही आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और यहाँ 8 होता तो यहाँ हम टिक मार देते हैं, है ना? हो सकता है कोई और सेट में सही दिया हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद चलते हैं 29। निकेल है पूछ दिया, तो देखिए वो निकेल क्या है? निकेल ना लोहा कोबाल्ट निकेल, आप पहचानिए, लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये खींचता है, ये ना चुंबक क्षेत्र की ओर ना प्रबलता से आकर्षित होता है, विरल क्षेत्र से सघन क्षेत्र की ओर जाता है ना? ऐसे ऐसे गुण वाले लोहा कोबाल्ट निकेल ये तीनों होते हैं। इसका भी हम लिस्ट बनवाए थे आप लोगों को, आप लोग पूरा लिस्ट ध्यान रखिए बाबू, लिस्ट तो जहां जहां बनवाए सब मुख्य समझिए की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय यमयोत्तर एवं भौगोलिक यमयोत्तर के बीच कोण कहलाता है। देखिए चुंबकीय यमयोत्तर मतलब क्या समझते हैं? हम लिखवाए चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष। यमयोत्तर माने तल भी हो सकता है ना, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसमें दिया होगा कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, है ना? यही चीज मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है और जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है उसके बीच के एंगल को ना हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनेशन एंगल बोलते थे, दिक्पात कोण बोलते हैं, दिक्पात कोण। ध्यान दीजिए, मतलब बताया था आपको, रियल दक्षिण दिशा और एक चुंबकीय दक्षिण दिशा के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान आपको लिखवाए थे, है ना? एनसीईआरटी के अनुसार 11.3 डिग्री, और ये मान हमेशा समय के सापेक्ष बदल भी रहा है, ये बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 30 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी पूछ दिया आपसे। देखिए वो फोकस दूरी पूछा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1/f बराबर होता है ना म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। इस एग्जाम में हल करना तो सूत्र नहीं लिखते, जल्दी से हल करना देना चाहिए। म्यू यहाँ पर कि 1.5 - 1 तो 0.5 हो जाएगा ना। आइए 1/में r1 का मान आपका कितना है? 20 है, और उत्तल दर्पण में ना r1 का मान प्लस में लेते हैं, और प्रत्येक तल, अच्छा r2 भी वही है, -1/में r2 का मान लेंगे -20। आप ध्यान दीजिए, पूरा आपको हम बता चुके हैं, r1 r2 उत्तल लेंस के लिए r2 माइनस में रहते हैं हम लोग ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/20 जोड़ेंगे तब लघुत्तम 20, तो 1 1 2 2/20 हो गया। तो आपका फाइनल जवाब कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/f बराबर ये 0.5 को 5/10 कर देते हैं ना, और ये क्या हो गया 2/20, 2/20 हो गया। तो सोचिए ये हो गया आपका 5 दूनी के 10, 2 कट गया, 1/f बराबर 1/20 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हम देख सकते हैं f बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर देखिए, तो यहाँ पर ये 1/20 मीटर 1/20 सेमी, ये होगा 20 सेमी होगा। कोई घबरा करके ये भी आंसर टिक कर सकता है वहाँ से, हाँ? तो आप ध्यान दीजिए, पूरा अच्छे से एकदम माइंड शांत करके बनाइए एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 32। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? एक ही तरंगदैर्घ्य, जरा गौर कीजिए क्या पूछ दिया, ये वेवलेंथ एक ही है, तो कौन सी भौतिक राशि? वेग, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग। तो सोचिए डी ब्रोगली हम इसका जवाब दे सकते हैं। लेमडा होता है h/mv को p भी कहते हैं। जब एक ही तरंगदैर्घ्य है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, जब लेमडा सेम है तो लेमडा जब फिक्स आ रहा है, इसका मतलब कि p भी फिक्स है। ये सूत्र में जरा गौर की तो कांस्टेंट ही है, तो अगर ये यहाँ पर कुछ भी रखने पर अगर ये सेम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर भी और फोटोन पर भी ये सेम आ रहा है, यानी संवेग एक ही रख रहे हैं हम, यानी संवेग ही सेम होता है, संवेग सेम है। संवेग सेम मतलब कि वेग से मैं नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, ये थोड़ा सा स्लो चलेगा फोटोन की अपेक्षा, तो ध्यान दीजिएगा। संवेग केवल सेम होगा, वेग अलग अलग हो जाएगा, है ना? वेग अलग होने से यहाँ ऊर्जा कोणीय संवेग सब अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सब वेग से भी बने हुए हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लोग का है।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, बताइए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, मंदक क्या करता है भाई? न्यूट्रॉन की गति मंद करता है, तो बात सही कह रहा है। न्यूट्रॉन की गति तीव्र ना, बिल्कुल नहीं। इस बात मंदक स्लो करने के काम में आते हैं, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, बताया था आपको। तो चलिए ये होगा आपका न्यूट्रॉन की गति मंद करना काम उसका है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का था, देखिए थोड़ा सा देखिए 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 34 में। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए शुद्ध तत्वों के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, पी टाइप का अर्धचालक के लिए ना शुद्ध तत्व के रूप में अशुद्ध तत्व, यानी कि अशुद्धियां जो मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाने के लिए क्या मिला देंगे उसमें? पी प्रकार बना है। पी मतलब पॉजिटिव टाइप बना है। पॉजिटिव टाइप मतलब कि उसमें ना, पॉजिटिव टाइप मतलब कि एक होल बनना चाहिए तभी वो पॉजिटिव होता है। होल बनने के लिए ना चतुर्संयोजकता वाले में त्रिसंयोजकता को मिलाते हैं, यानी कि 14वें वर्ग में 13वें वर्ग को मिलाते हैं, यानी कि 13वें वर्ग के तत्व को टिक करना होगा। 13वें वर्ग देख लीजिए आप, ये सब आप देखेंगे ना तो ये सब ना 15वें वर्ग, एकमात्र ये 13वें वर्ग का तत्व, तो हम लोग बोरॉन को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बोरॉन होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बोरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये आ गया, चलिए बोरॉन होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग किया जाता है। बताइए डायोड का उपयोग किस चीज में करते हैं? डायोड का उपयोग करते हैं किस चीज के रूप में भाई? प्रवर्धक मतलब कोई चीज को, एम्पलीफायर नहीं, ये दोलक मतलब वही चीज होता है, ऑसिलेटर, यानी इन्वर्टर में। ऐसा भी इन्वर्टर में होता है, बाकी इन्वर्टर का मेन फंक्शन डायोड से काम नहीं करता है, मॉड्यूलेटर की तरफ भी नहीं, मतलब मॉड्यूलेशन जो होता है। हाँ रेक्टिफायर सही दिया, दिष्टकारी सही दिया है। दिष्टकारी आप जानते हैं ना, जो एसी करंट को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, ये होता है पूर्ण दिष्टकारी, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों आपको हम पढ़ाएं अच्छे तरीके से, है ना। आप लोग एकदम बड़े से रिवाइजिंग कीजिए आप लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 है ना, 36 क्वेश्चन बल्कि सॉरी 36 में दिया है 25 का द्विधारी समतुल्य, 25 का द्विधारी पूछ दिया, तो 25 का द्विधारी तो निकालना आपको एकदम मजे से सिखाया है। 2 से भाग देंगे या आधा करने की कोशिश करेंगे, आधा नहीं होगा तो 1 छांट लेंगे। 25 में से 1 घटा दीजिए तो ये 24 हो गया। 24 का आधा कर दीजिए 12, मतलब भागा देने से आधा हुआ है ना। 24 में 2 से आगे 12 आ जाएगा। भागफल लिखते हैं यहाँ भागफल लिखते हैं, इधर शेष लिखते हैं। 2 से भागा दीजिएगा फिर से, तो ये सीधे सीधे कट रहा है, कुछ नहीं इसमें साइड करना पड़ेगा। 2 से भागा दीजिएगा तो सीधे आधा हो रहा है, साइड कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए 3 का 2 से भागा दीजिएगा, नहीं हो पाएगा। 1 साइड कर दीजिए तब इसको आधा कर लीजिए। 1 साइड करेंगे तो 3 है तो 2 हो गया, और 2 का आधा कर लेंगे तो 2 का आधा कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो बन गया सवाल हम लोग का। अब नीचे से ऊपर क्यों रखते हैं? 11001, 11001 देखिए तो कहाँ है? 11 यही तो है, सीधे दिख रहा है 11001, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है 11001, ठीक है ये हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न तो चलते हम लोग 36 के बाद 37 दिया है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के समान नहीं है। देखो तो वो अलग अलग, देखिए आपको हम बता चुके हैं, ऐसे इसका पैटर्न बनता है, ये विवर्तन का है, छोटा होते जाता है, जबकि व्यतिकरण सब समान चौड़ाई का बनता है। तो भाई अंतर तो है क्या, दोनों में समान नहीं होता है, ये दोनों के फ्रिंज ना समान नहीं होता है। उसका फ्रिंज हम समान, जिसे हम इसको छोटा करते जा रहे हैं ना, जबकि व्यतिकरण का जो फ्रिंज हम बनवाए आप लोग क्लासरूम में, वो एकदम सब कुछ सेम विड्थ का होता है। तो ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। सोचिए प्रकाश वर्ष का मान बराबर किसके है? 9.46 × 10⁻15 मीटर ये मान होता है ना, ये मान यही मान होता है 9.46 × 10⁻15। पता है ना प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये होता है। अच्छे से आप लोग को इसमें दिख रहा है ना सब लोग को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, जब शंट करेंगे ना तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा भाई, घटेगा। क्योंकि देखिए एमीटर बिना शंट के लगाइएगा, परिपथ में लगा दीजिएगा उस समय, और जब इसके अंदर शंट जोड़ देंगे तब अंतर आ जाएगा। शंट जो होता है ना वो एकदम कम मान का होता है, एमीटर का प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध का होता है वो शंट। ऐसे एकदम कम प्रतिरोध होने के चलते ना इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध भी कम होने लगता है उसके चलते। तो ये हम कह सकते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ना घटता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग 39 व 40 नंबर देखिए। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, ताप गुणांक अल्फा याद कीजिए, आपको बताएं बहुत अच्छे से विद्युत धारा पार्ट में। ये मान न ऋणात्मक होता है, ताप गुणांक अल्फा का मान माइनस में, केल्विन इनवर्स इसका मात्रक हुआ था, ठीक ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग, 40 के बाद चलते हैं नेक्स्ट 41 में। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल T और महत्तम चाल भी हो तो पूछ दिया दोनों में संबंध। जरा सोच के देखिए, ऐसा होता है आवर्तकाल समय न समय बाद दूरी बटा चाल, तो पर ऐसे लेते हम लोग वहाँ पर 2πr बटे v लेते हैं, दूरी बटा चाल परिधि बटा में v लेते हैं। आपको ये सूत्र आपको बताया गया है, आप ध्यान से एक बार रिवाइजिंग कीजिए बढ़िया से। देखिए टी और v ना आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं और स्क्वायर वाला बात नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है हम लोग का। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 42 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। देखिए वान डी ग्राफ जनित्र क्या चीज है भाई, पूछ दिया है ना क्या है ये, कैसा स्थैतिक युक्ति है। तो केवल वोल्टेज इकट्ठा करता है, उच्च धारा नहीं, उच्च हाँ ये बी नंबर, निम्न धारा निम्न वोल्टता बिल्कुल नहीं, ये उच्च धारा हाई वोल्टेज के लिए होता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी 42 के बाद देखिए 42 ये हो गया ना। देखिए जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऐसा होता है ना, यहाँ पर स्लिट लगे होते हैं, पर्दा, ये बीच की दूरी को डी बोला जाता है ना, तो डी को ही बढ़ा देना है तो फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा बोलते हैं। बीटा का क्या हुआ, तो लेमडा डी बटे में डी सूत्र होता है, तो बीटा और डी तो समानुपाती है, डी बढ़ाएंगे बीटा बढ़ेगा। तो कह रहा कि डी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगा, बढ़ती है ये नंबर। यह परिवर्तित तो होगा नहीं, घटती होगा नहीं, स्पष्ट है बढ़ती है, देख लिए समानुपाती का चिन्ह वहां पर है। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम का अगर आप हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, सब कुछ इसमें है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट को इंक्रीज्ड बढ़ा दिया गया, देन फ्रिंजेज विड्थ, तो उसका विड्थ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज होगा, बताएं आपको, इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रेडियोस सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियोस सक्रियता तो मात्रक तो मुख्य रूप से बैकुलर होता है, सही मात्रक, ऐसे इसका अन्य मात्रक क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है जो कि नहीं दिया है, कोई बात नहीं, एक ही देना भी चाहिए इसको। चलिए हो गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, किसकी वेदन क्षमता सबसे, तो भाई गामा का है। आपको हम बताएं गामा किरण ना फ्रीक्वेंसी के मामले में बहुत हाई है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी के दम पर ना बहुत कड़ी से कड़ी चीजों को छेद कर सकता है। यहाँ तक कि आदमी के कोशिका में प्रवेश कर जाए तो डीएनए को चेंज कर देगा, डीएनए का खंडन को या उसके जो कोडिंग्स है उसको बिगाड़ देता है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी बम का प्रकोप झेल रहा है। तो ये जो है ना, ये आपका उसी का देन है। गामा किरणों का प्रभाव बहुत वर्षों तक रहता है। देखिए 45 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग होता है, टीवी प्रसारण के लिए। तो भी आप जानते हैं 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक ना टीवी का प्रसारण होता है ना, टीवी का प्रसारण का वेव होता है इसके आसपास का, इसके बीच का बल्कि। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, बताइए ओमेगा का पूछ दिया, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा के बारे में पूछ दिया। आपको पता है ओमेगा का सूत्र होता है, ओमेगा का सूत्र होता है आपका NV माइनस NR बटे में NY माइनस 1। जरा सोच के देखिए, ये जो सूत्र है
इसमें क्या है, अपवर्तनांक पर सब कुछ डिपेंडेंसी है। इसमें कोई ना तो ए है यानी प्रिज्म कोण भी नहीं है, प्रिज्म कोण पर नहीं डिपेंड करता। पदार्थ की प्रकृति, हाँ ये पदार्थ अपवर्तनांक पदार्थ का, इस पर हो सकता है। अपतन कोण भी आई भी नहीं है, अपवर्तन कोण ये आर भी नहीं इसमें है। मतलब ये आर मतलब रेड होता है, ये छोटा आर होता है अपवर्तन कोण का। तो ये प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, हाँ यानी कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है उसी पर डिपेंड करता है ये। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 के बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, लेजर क्रिया। देखिए ऐसा हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया करता है जब ना प्रोसेस करता है तो क्या होता है, उच्चता, बिल्कुल वैसे तो कोई कंडीशन है नहीं, दाब का भी कोई, और उसमें संख्या बढ़ता है, संख्या बढ़ता है ना। शुरू में एक विशेष प्रकार के रे आता है और उसके बाद उसी की संख्या एक निश्चित कला के साथ बढ़ जाता है। तो यही इसमें होता है, संख्या परिवर्तन का इसमें फॉर्मूला काम करता है। तो ये हो गया हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये ऐसे हो गया। चलिए 49, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह प्रदर्शित करता है, सोचिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इस घटना को कौन सा, मतलब इसको कौन सा घटना दर्शा रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग का सबसे अधिक पुष्टि जो होती है ना वो ध्रुवण से होती है। अनुप्रस्थ मतलब ये तरंग कैसे ऊपर नीचे चल रहा है और सामने से चल रहा है ऐसे। तो ये ना ध्रुवण में स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुवण में एक वेव को रोक लेता है और दूसरा एक जो शेष वेव है वही पार कर पाता है। तो यहाँ पर ये बात देखने को मिल रही है हम लोग को। तो ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्रुवण इसका मेन आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन है ना। ये BI बिस्मत दिया है कि आयु 5 दिन है, तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का विघटित अंश होगा। सोचिए 5 दिन में आधा हो रहा है, तो 20 दिन बाद कितना उसमें शेष रह जाएगा भाई, है कितना उसमें अविघटित बचेगा, अविघटित। तो सोचिए 5 दिन में आधा, फिर 5 दिन में आधा, सोचिए 20 दिन में कब बार आधा हो जाएगा ये। ऐसे अगर सूत्र पे चल रहा है ऐसे तो मान के कि 5 इसमें कब बनेगा, 4 को बनेगा। ये एक सूत्र ही बताए थे आप लोग को हम, ऐसे T बराबर N इंटू T हाफ ऐसे। तो सोचिए T का मान दिया है 20 दिन और N की संख्या दिया है 5, यहाँ पर N की संख्या नहीं दिया है, एक अर्ध आयु दिया है 5, तो N का मान कितना आएगा हल करने पर, 4 आएगा। 4 अर्ध आयु है यानी 5-5 दिन के 4 को बंडल है इसमें, अर्ध आयु 4 बार होगा। तो हर अर्ध आयु में कैसे सूत्र होता है, एक सूत्र होता है N बराबर N नॉट और 1/2 के पावर N। तो यहाँ N होता है, इन N के जगह पर 4 लिख दे, आप हम यहाँ पर 4 लिख दे तो ये कितना हो जाएगा, N नॉट 1/2 के पावर 4, तो गुरे 1/16 हो जाएगा, है ना। तो ये 16वां भाग से रह पाएगा। D नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा सही हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 के बाद नेक्स्ट हम लोग का है, 2 आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। 2 आवेशों के बीच ना गुरुत्वीय बल, सोचिए विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का ये भी निकलवाया आप लोग को। दोनों का रेशियो, एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लीजिए, बीच की दूरी ले लीजिए कुछ 1 मीटर, और उन दोनों के बीच ना एक बार गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए, एक बार विद्युत बल निकालिए, फिर रेशियो कीजिए, देखेंगे तो ये आपका आएगा, है ना। ये 10 के पावर 39 आपका ये आएगा। तो ये हो गया आपका। नोट्स आपको बनवा चुके हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद देखते हैं। 51 के बाद देखते हैं हम लोग, 2 आवेश कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के बीच Q आवेश रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। जरा ध्यान समझिएगा, ये कैसे क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आवेशों कैपिटल Q, 2 आवेश है कैपिटल Q, मान लीजिए यहाँ पर है, ये कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है ना, के बीच में एक आवेश Q रखा जाए, इसके बीच में एक आवेश न ऐसे Q रख दिया गया। तो इन आवेशों को संतुलन के लिए इसका मान बताना है। तो सोचिए रखने से पहले क्या होगा, ये समान आवेश दोनों है, ये प्लस है, तो ये इसको ना, अगर मान लीजिए ये A स्थान हो और ये B स्थान हो, तो ये इसको ना ढकेल रहा होगा। ये बल लग रहा है एक के द्वारा, FA बल है ये, है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, ये इसको ढकेल रहा है तो ये तो भाग जाएगा अब, लेकिन कह रहा है कि बीच में क्यों रखा जाए ताकि ये संतुलित हो जाए चित्र। तो इसको क्या रखें कि ये भागे मत,
तो ये भाग रहा है तो इसको रोकना होगा, ये माइनस में लेंगे ना तो ये इसको अपने ओर खींचेगा, यानी ऐसा बल। तो यहाँ पर बताना है कि इसका मान कितना होगा। सोचिए अगर इसका दूरी मतलब कि अगर हम r मान लेते हैं r, तो आधी दूरी r/2 होगा, ये आधी दूरी कितना होगा r/2 होगा। तो सोचिए एक ये वाला इसको ढकेल रहा है और ये इसी को खींच रहा है, और ये मान लीजिए कि कोई बिंदु O मान लीजिए, तो FO इधर बल लग रहा है, FO इधर, तो ये दोनों बल बराबर होंगे तभी रुकेगा, यानी कि FA बराबर FO। तो बल कैसे निकलता है, तो K इंटू, देखिए K इंटू, सोचिए ये FA निकाल रहा था, इसके बीच बल K इंटू Q, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बटे में r² बराबर K इंटू FO को बताइए। FO मतलब ना कि इस पर ना इसने कितना बल लगाया, ये खींच रहा है, तो ये आवेश गुने ये आवेश K इंटू Q। देखिए बल सदिश राशि इसलिए माइनस नहीं लेते हैं, प्लस में लेते हैं, आपको हम ये बता चुके हैं कई बार। और दूरी का स्क्वायर करना है तो r/2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो घटा लीजिए, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये r² से ना यहाँ भी r² होने वाला है, वो भी कटेगा, Q बचेगा, यहाँ Q बचेगा, नीचे में 4 बचेगा, ये स्क्वायर नहीं कटा है, स्क्वायर r² कटा है, ये स्क्वायर भी इस पर होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4Q हो जाएगा, Q बराबर 4Q। देखिए आप हल करके देखिए अपने से भी, हमारे पास थोड़ा जगह कम है, देखिए ऐसे Q बराबर कितना हो जाएगा 4, कैपिटल Q बराबर ये नीचे वाला 2 डबल 4 होगा, 4 इंटू Q होगा, है ना, कितना 4 इंटू Q। तो बताइए यहाँ पर Q का मान पूछा है, छोटा Q का मान, तो हो जाएगा बड़ा Q बटे में 4। इसका मान कितना होगा, Q का मान बड़ा Q बटा में 4, और माइनस में होगा, माइनस में बड़ा Q बटा 4 होगा, बड़ा Q बटा 4। ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो इस तरीके से है, देखिए वीडियो को आप एक दो बार पीछे से प्ले करके भी देख लीजिए और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण P विद्युत क्षेत्र E के बीच के कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव साम्यावस्था में स्थित रहे, बताइए। देखिए ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया ये P और E के बीच, ये हो गया E। बताइए P कैसे रखें, P अगर आप ऐसे भी रखेंगे ना इस तरह से, और ये P है द्विध्रुव है, तो छोड़ने पर ना ये तुरंत घूम करके संरेखित हो जाएगा, ये छोड़िएगा तो तुरंत घूम करके ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिला के P और E के बीच का कोण 0 डिग्री बचेगा, दोनों आपस में 0 डिग्री पर है, तभी ये रुक जाएंगे, साम्यावस्था में आ जाएंगे। तो ये हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 54 नंबर। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, कौन भौतिक राशि इसमें सदिश है, बताइए। फ्लक्स में, फ्लक्स कैसे होगा, आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स को फाई को जानते हैं ना, E.ds होता है, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, चाहिए DAV का यह लिखा रहता है, ये नहीं होगा। स्थिर वैसी सदिश अदिश राशि कार्य से बनता है, और इसी से तभी बनता है विभव अदिश राशि है। हाँ विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E का अर्थ हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र न सदिश होता है, सही बात है, यहाँ पर डी नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए दो तरंगों यहाँ y1 है, y1 बराबर 4 sin ωt, y2 और 3 cos ωt है ना, आप लोग स्पष्ट दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड व्हाइट के चलते थोड़ा सा गड़बड़ी आ रही है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के कभी कभी देख लीजिए, अगर कहीं कहीं ना दिखे तो। देखिए उत्पन्न आयाम, देखिए इतना के से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान है, व्यतिकरण करना है। y1 तो साइन के रूप में, y2 साइन के रूप में नहीं है, इसको साइन के रूप में कर लेते हैं, 3 और ये क्या हो जाएगा कॉस का साइन कर दीजिए, है ना, और साइन करिएगा तो इसमें साइन 90 डिग्री माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी भी कर सकते हैं इसमें हम लोग ऐसे, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा अपना हो जाता है ना। तो आप बात समझ लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन कितना हो जाएगा ये ओमेगा टी प्लस π/2। देखिए अब इन दोनों के बीच ना कालांतर 90 डिग्री का आ चुका है, ऐसे में इनका सूत्र होता है अधिकतम आयाम के लिए r बराबर रूट में a² प्लस b², तो रूट में कितना है ये 4² प्लस 3², 4² प्लस 3², तो ये हो जाएगा कितना 5 आ जाएगा आपका 5।
आपको पता है अगर ये साइन में रहता, ये भी साइन में रहता, तो उस समय ना आर मैक्स का सूत्र अलग होता, ए प्लस बी कर देते। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग टाइप का है, 90 डिग्री पर, ये दोनों ना आपस में 90 डिग्री पर चल रहा है, इसलिए ऐसा इसका होगा। 5 इसका फाइनल आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। ये तो स्पष्ट लिखवाए आप लोग को, सिद्ध भी करवाए है ना, 20/2 ये भी आपको बताया एकदम स्पष्ट है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया है तो, है ना। अगर विद्युत क्षेत्र घनत्व पूछता आपको पता है 1/2 ये स्क्वायर, है ना, ये सब होता है। खैर विद्युत क्षेत्र घनत्व पूछे तब ये बोलेंगे, अभी फिलहाल इसका आंसर यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 56 के बाद क्या दिया है भाई, 57 में क्या दिया है, किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर हो गया, यानी कि 5 एम्पीयर शुरू में धारा था, फिर कितना हो गया, 2 एम्पीयर हो गया। तो बोल रहा है ना कि 50 वोल्ट का 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न हो गया। तो कुंडली का ना स्वप्रेरक तो पूछ दिया, एल पूछ दिया ना। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, एल बराबर होता है डी, देखिए एक सूत्र ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक सूत्र इसका होता है ई नॉट बराबर माइनस में एल डी आई बटा डी टी, या डी आई मतलब यहाँ पर 2 गुना आई दिया है, समझिए कि I2 माइनस I1 अंतिम माइनस प्रारंभिक I2 माइनस 1 बटा में T2 माइनस T1, है ना। थोड़ा गौर कीजिएगा अच्छे से, ई नॉट का मान दिया कितना 50 दे दिया, माइनस एल I2 माइनस I1 घटा लीजिए, कितना हो चुका है 2 हो चुका धारा, पहले कितना था 5 था। अब समय का देखिए, समय 0.1 है, हल करके देखिए ये कितना आ जाएगा आपका जाएगा 50 बराबर माइनस एल गुणे ये हो जाएगा -3 बट्टे में, ये देखिए इसको हटा के ऊपर 10 भेज सकते हैं, गुणे 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 50 और ये 30 एल हो जाएगा फाइनल, तो बटे में 30 हो जाएगा बराबर एल, ये घटा दीजिए, एल का मान आपका भागा के बराबर आएगा, तो 3 एकम 3 2 5 2 0 20 3 से 18 हो जाएगा, तब तो फिर 3 6 6 बार आएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिया है, देखिए 3 1.67 दिया है, 1.67 कर दीजिए। निकटतम के अनुसार जब बड़ा अंक हो तो एक कर लेते हैं, सब बहुत जगह किए होंगे। 1.67 आपका मात्र यहीं पर ऑप्शन आपका दिख रहा है, 57 यहाँ सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 के बाद 58। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, बता दीजिए। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो हाइगेंस द्वारा दी गई थी ना, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। प्रकाश धारा स्वतंत्र है मतलब कि वो निर्भर नहीं करता है किस चीज, बताइए। आपतित प्रकाश की तीव्रता नहीं, बाबू इस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे ना तो अधिक फोटोन अब वहां से निकलने लगते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर दिया 2 इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर पर भी डिपेंड करता है, वोल्टेज को और यदि वो बढ़ा दें तो प्रभावित होगा वो। उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति है, इससे भी प्लेट अलग अलग होते हैं ना, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हाँ, आवृत्ति से निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ई बराबर क्या होता है एच न्यू, आवृत्ति बढ़ाइएगा तो ऊर्जा बढ़ेगी फोटोन की, और ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे, वही थोड़ा सा खा पी के मतलब मोटा ताजा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे वहां से, ठीक है। यानी कि आवृत्ति बढ़ाने से धारा नहीं बढ़ता है, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर किस पर निर्भर नहीं करता, किससे स्वतंत्र रहता है, आवृत्ति से। आवृत्ति को आप कितना भी चेंज करेंगे तो उस पर असर नहीं पड़ेगा, यानी आवृत्ति से वो स्वतंत्र है। आवृत्ति घटाइए बढ़ाइए इस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है ना। देखिए एक शर्त भी होता है इसमें, आवृत्ति बहुत कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, है ना, तो वो अलग स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। तो देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम में किसका तरंगदैर्ध्य किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, लाल रंग का अधिक होता है, तो स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, 10th में पूछा
पूछा हुआ है शायद। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, नाभिक के भीतर में क्या क्या दिया भाई, प्रोटॉन से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, अल्फा कण नहीं, ये होगा इसमें नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं ना, भले कभी कभी अल्फा कण वो रिलीज करता है नाभिक, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। एक दो हेवी कण है, अतिरिक्त कण भी अभी बहुत सारे नाभिक में होते हैं, लेकिन ये दोनों मेन कण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। केवल धारिता युक्त, सिर्फ सी सर्किट लग रहे, सोचिए कैसा होगा, केवल सी सर्किट बनाते हैं हम, बनाए थे आपको क्लासरूम में, तो ऐसे उसमें बना था, है ना, ऐसे, ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री, तो केवल सी परिपथ में ना ये 90 डिग्री करंट आगे रहता है वोल्टेज से, तो ये आपका आंसर हो रहा है। ये फेजर्स ग्राफ हम आपको बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य एकदम कम होता है, बताइए किसका तरंगदैर्घ्य ना बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्या क्या लिख दिया, पराबैंगनी लिख दिया, एक्स किरण लिख दिया, गामा किरण, किसका तरंगदैर्घ्य ना बहुत न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, एकदम छोटा तरंगदैर्घ्य गामा का है, गामा का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, आवृत्ति ज्यादा होता है, और तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 63 के बाद 64 नंबर सवाल, 40 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में पूछ दिया। अच्छा तो देखिए इसको आसानी से आप बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 40 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस 40 है और संपर्क में है। देखिए संपर्क वाला सूत्र लगा दीजिए, 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f1 आपका कितना है, 1/f1 1 प्लस 40 कर दीजिए, अब प्लस 1/f2, 20 का अवतल लेंस, ये 20 सेमी का अवतल लेंस है, अवतल का फोकस माइनस में होता है, इसको हल करिए तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 40 और ये 1 माइनस 20 दूनी 40, 2 माइनस 1/4 आएगा, 40 आएगा ना, कितना बराबर 1 में f बराबर, तो f का मान माइनस 40 हो रहा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर f का मान कितना होगा, माइनस में 40 सेंटीमीटर। तो डायोप्टर में क्षमता पूछा, तो P बराबर होता है 100/f, तो ये होगा आपका 100 में माइनस 40, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, माइनस में 2.5 आ जाएगा ना, ये दिखा दिया, माइनस में 2.5 यहाँ पर तो दिया है, ये यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। 64 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण बाबू क्या है बताइए, उसमें तरंगे जुड़ती हैं, सारा खेल उसमें कालांतर का होता है, कालांतर पथांतर से सब कुछ बना है। कालांतर देखते हैं ना, संपोषी में कालांतर 2m पाई और विनाशी में वही कालांतर अलग होता है, कितना होता है बताइए, 2m + 1 इंटू कितना पाई होता है, विषम गुणज, एक में सम गुणज, तो स्थितियाँ होती है, सारा खेल कालांतर का होता है। व्यतिकरण में सारा खेल किस चीज का है, कालांतर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित मतलब प्रकाश का 2 घटक में से एक घटक अलग छान लेना है, तो समझ लीजिए फ्लिंट का चीज अलग होता है, बाइप्रिज्म भी अलग है, ध्रुवण में कह रहा है, निकाल प्रिज्म होता है, निकाल प्रिज्म है ना, ये इसमें होता है। प्रिंट कांच से तई तो अलग हो गया, इसमें से दूरदर्शी में उपयोग करते हैं प्रिज्म को, प्रतिम को सीधे उल्टे करने के लिए, चाहे रंग उत्पन्न करने के लिए। बाइप्रिज्म से व्यतिकरण होता है ना, एनएसएल का प्रिज्म का अलग ही अर्थ है, यहाँ पर निकाल प्रिज्म से होता है ना, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 के बाद 67 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आ गया, किसका प्रतीक है, बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए, तो एकदम वीडियो रोक करके लोग बनाते नहीं बल्कि कभी कभी, है ना। देखिए क्वेश्चन हम लोग का था यहाँ पर, देखिए ये किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक का पहचान पा रहे हैं, डायोड का ये प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 67 के बाद नेक्स्ट क्या है,
ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। प्रवर्धन गुणांक का इकाई पूछ दिया। प्रवर्धन गुणांक अल्फा बीटा जो भी होते हैं उनमें से प्रत्येक का अंत क्या स्थिति है, इकाई पूछा है मात्रक, तो दोनों का सूत्र दो धाराओं का रेशियो होता है, धारा का अनुपात होता है, तो मात्रक कट जाएगा ना, यहाँ पर कोई नहीं होगा, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, कौन सा यूनिवर्सल तर्क द्वार पूछा है। देखिए हम आपको बताए हैं स्पष्ट तरीका से, नैंड गेट यूनिवर्सल, इससे कोई भी गेट बन जाता है, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, है ना, इससे कई गेट बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये, UHF अल्ट्रा क्या होता है इसका, अल्ट्रा हायर फ्रीक्वेंसी का होता है, तो ये कितना होता है, आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे चलती हैं, ये तरंगे प्रायः कैसे चलती हैं ना, भूतरंगे, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अधिक आवृत्ति को फ्लो दिखा रहा है, तो सब अंतरिक्ष तरंगे के माध्यम से वर्क होता है ना, आकाश तरंगे से तरंगे भूतरंगे सब में कम कम आवृत्ति का, ये अंतरिक्ष तरंग से होता है ना। तो ये इस तरह से कंप्लीट आपका हो गया और ये समाप्त हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको है, देखिए आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए और आप इसको अच्छे से करिएगा। चुंबकीय गुण का परिभाषा है, देखिए ये सब है ना, ये सब आप आसानी से बनवा, सब क्वेश्चन आपको बनवाया जा चुका है ना क्लासरूम के अंतर्गत, ये सब आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी, तो ये ना जब हम लोग किसी वस्तु को पास में रखते हैं ना तभी आवर्धन अधिक होता है। आवर्धन का दो केस हम बनवाए थे, है ना, एक मैक्सिमम आवर्धन के लिए जब वस्तु 25 सेमी पर हो, एक न्यूनतम आवर्धन के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं, कार्बन डेटिंग सब कुछ आपको अच्छे से बताया चुका है। तो ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें तो मॉड्यूलेशन सब कुछ बताया आप लोग को, है ना, ये सब बनवा चुके हैं आप लोग को, ये उत्तर लेंस ये सब है ना। फोकस दूरी का कितना हो जाएगा, रखेंगे तब फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप, इसको हम बनवाए लेंस पार्ट में आपको अच्छे से। ये नॉर गेट नैंड गेट का बूलियन व्यंजक भी आपको आसानी से निकल सकता है। ये पैरामीटर क्या, इसमें संबंध क्या है, दोनों के सूत्र जो लिखवाए हैं हम आप लोग को, अल्फा का सूत्र बीटा का सूत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन को, है ना, ये सब कुछ आपका बनवाया, क्यूरी का नियम सब कुछ इसमें पूरा का पूरा बनवाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए और वैसे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन रहेंगे, डबल क्वेश्चन रहेंगे, है ना, तो ये सब क्वेश्चन है ना। बेलनाकार संधिद्र का पूछा था, देखिए इस साल कौन पूछता है, और ये सब कुछ आपको अच्छे से बनवाया गया है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, है ना, पूर्ण दृष्टिकारी ये लेंस मेकर क्वेश्चन जो भी है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, एकदम बेस्ट ऑफ लक, बड़े से एकदम तैयारी कीजिए और पूरे एनर्जी के साथ एग्जाम देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई समस्या तो हमें आप अवश्य बोलिए, बताइए। ठीक है, अभी इतना ही, आप अंत तक देखें, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दिन शुभ हो और बहुत अच्छा एग्जाम जाए आप सभी का।